नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय दौरे पर कल राजस्थान आ रहे हैं पीएम मोदी। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। अमित शाह और अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईडी के नोटिस पर कई सवालों का दिया जवाब। मोहल्ला क्लिनिक मामले को लेकर सीएम और एलजी आमने सामने। सांसदी के बाद महुआ मोइत्रा खो देंगे सरकारी बंगला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वापस लिया केस। पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बवाल। पश्चिम बंगाल में 2 सीटें ऑफर किए जाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। बोले, ममता से हमने तो भीख नहीं मांगी। भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने मांगी माफी। बोले, कभी कभी गलती हो जाती। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी कल से 3 दिन तक राजस्थान में रहेंगे। राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अंतिम दौर में है। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अफसर और नेता जयपुर आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस 5 जनवरी से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस में 28 राज्यों की पुलिस के डीजीआईजी भाग लेंगे। ये कॉन्फ्रेंस जयपुर के झलाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाली है। 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान में पीएम मोदी। देखिए, ये दौरा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ। आप पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के मीटिंग में जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। ये मामला अभी कुछ समय से ज़्यादा हाईलाइट हो गया है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, यानी कि सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनपुट आउटपुट शेयर करना और फिर इसके साथ एनआईए का इनपुट। क्योंकि जो अभी नेक्सस चल रहा है, जो ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला कई बार सामने आया, अमित शाह ने बैठकें ली और उसमें पता चला कि ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है उससे जुड़े हुए कौन है, गैंगस्टर हैं। जैसे गोल्डी बरार को अभी टेररिस्ट घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया? क्योंकि इन गैंगस्टर का इस्तेमाल ड्रग्स सेल करने के लिए किया जा रहा है और उसके पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है। और फिर बॉर्डर स्टेट की जो जरूरतें हैं उस पर भी जरूरी है कि एक बार ध्यान दिया जाए कि जितने बॉर्डर स्टेट हैं जहां पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से सीमाएं लगती है, वहां पर ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है और उससे टेरर फंडिंग भी हो रही है। तो जितने पंजाब में देखे गए, पंजाब के अंदर तो ज्यादातर जो गैंगस्टर रहे और फिर पंजाब में जो सिंगर है, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहा। गैंगवार इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों के कनेक्शन से ड्रग्स माफियाओं का कनेक्शन भी सामने आया जी। तो अभी जो बैठकें हो रही है सारे राज्यों के डीजी लेवल की और सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। उसमें से ये तय किया जाएगा कि कैसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ साथ हम इंटरनल सिक्योरिटी को एक दूसरे से ऐसे जोड़ें कि अगर एक केस सामने आता है तो उसके सारे कनेक्शन को क्रैक किया जा सकता है। ये बड़ा मामला है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां मौजूद रहना चाहते हैं कि इन लोगों को बताया जाए, पूरी छूट दी जाए कि सुरक्षा के मामलों में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा जी। इस खबर में बात सीएम केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले के समन को फिर से गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं है बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक मामले पर सीएम और एलजी आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।
और सीबीआई जांच की सिफारिश की है। वहीं माना जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के मुद्दे पर केजरीवाल को चौथा समन भी जल्द भेजा जा सकता है। आखिर कब तक बचते रहेंगे केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल बचना, अब इस बात को लेकर देखा जाए तो कितने घोटालों के बारे में अरविंद केजरीवाल कहेगा कि ये फर्जी है जी। क्योंकि कोई भी ऐसा विभाग नहीं है केजरीवाल सरकार के अंदर जिसमें घोटाले नहीं हुए हैं। एक्साइज पॉलिसी की जांच अभी हो ही रही है, केजरीवाल उसमें फंसा हुआ है। लेकिन स्कूल की बात करें, ये कहते हैं शिक्षा क्रांति कर दिया मनीष सिसोदिया ने, उसमें 2000 करोड़ के घोटाले की जांच एसीबी भी कर चुकी है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी रिपोर्ट सौंपी है, उसकी भी सीबीआई जांच हो रही है। 2000 करोड़ रुपया, यानी कि ये जो 20,000 का सामान था मॉडर्न स्कूल बनाने के लिए, उसकी कीमत 2-2 लाख रुपए रखी गई। ये घोटाला बड़ा था। उसी तरीके से बस खरीद में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में घोटाला, पीडीएस सिस्टम में घोटाला, फर्जी जॉब कार्ड बनाने का घोटाला, अब सामने आ गया मोहल्ला क्लिनिक में दूसरा घोटाला। पहले तो मोहल्ला क्लिनिक में इन लोगों ने अपने अपने लोगों को सेट किया था, उस पर विवाद चला, सत्येंद्र जैन की बेटी को फिर हटाया गया, स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय। लेकिन अब फिर से आ गया, ये टेस्ट करवाते हैं फर्जी तरीके से, लैब को फायदा पहुंचवा रहा है। फायदा क्यों पहुंचाया जाएगा? जब खुद फायदा ले तभी तो दूसरे को फायदा देगा। मतलब ये घोटालों की सरकार है। कितना भी नकारने की कोशिश करे, अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बताता है अपने आप को, कट्टर बेईमान आदमी है। और इसलिए धीरे धीरे एक एक करके अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्रियों को जेल यात्रा शुरू होना तय लगभग। जी, अगली खबर में बात महुआ मोइत्रा और पवन खेड़ा की। पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासन के तुरंत बाद दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कराने के लिए कहा गया था। महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसके खिलाफ केस भी दायर किया, लेकिन महुआ की अर्जी पर सुनवाई के बाद जज ने बताया कि केंद्र सरकार की संपत्ति के लिए निदेशालय में आवेदन किया जाना चाहिए, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी है, इसलिए पवन खेड़ा पर आपराधिक ट्रायल चलता रहेगा। मोदी विरोधियों को आज तगड़ा झटका लगा है। देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है उसको पहले से ये सोच कर रखे थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहां पर तो कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता है। महुआ मोइत्रा की जहां तक बात है, ये सुप्रीम कोर्ट गई थी इस बात के लिए कि सरकार ने, एथिक्स कमेटी ने हमारे साथ गलत किया, पार्लियामेंट से हमें निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। हालांकि हम एक नोटिस जारी कर देते हैं जिसका जवाब आएगा, लेकिन सुनवाई मार्च में ही होगी। अब मार्च में सुनवाई होगी तो इसलिए इनको लगा कि कम से कम घर बच जाए, हाईकोर्ट चली गई। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा यह हमारा मामला नहीं है। जब आप सांसद नहीं हैं और उसके बाद भी लुटियंस जोन में अगर घर रखना चाहती हैं तो ये तो मामला संसदीय समिति का है, ये तो मामला सरकार का है। वहां पर आप रिक्वेस्ट भेजो, ये बताओ कि आपको इसका रेंट देना है। जैसे कपिल सिब्बल भी सांसद नहीं थे तो कई महीनों तक उन्होंने सरकारी आवास का इस्तेमाल किया था, उसके लिए रेंट दिया करते थे। तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि किसी दूसरे सांसद के लिए उसे अलॉट किया जाए या आप ही को रखा जाए। इसी तरीके से पवन खेड़ा को देखिए। पवन खेड़ा ने पहले तो पीएम मोदी का अपमान किया, उनके पिता का नाम असम्मानजनक तरीके से लिया, और उसके बाद जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जा चुकी थी उत्तर प्रदेश में, असम में, जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया, सुप्रीम कोर्ट से बेल ले लिया और उसके बाद माफी मांग ली कि हमने गलत कर दिया, मेरे मुंह से गलती से यह निकल गया। लेकिन उसके बाद आपके माफी मांगने से अगर सजा खत्म हो जाती तो फिर इस कानून का मतलब क्या था? सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एफआईआर ही खत्म कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर तो चलता रहेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आपको जमानत मिली है, आप इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद ये कोर्ट तय करेगा कि इसमें आपको बरी किया जाता है या फिर आरोपी बनाकर फिर से सजा दी जाती है। इसलिए ये कोर्ट में जो सेटिंग करते रहे थे,
अब इनकी सेटिंग भी खत्म होती दिखाई पड़ रही है। जी, इस खबर में बात इंडी गठबंधन की। आम चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर कलह सामने आने लगी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 2 सीटें ऑफर किए जाने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी का नाम लेकर हमला किया और यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी अलायंस ही नहीं चाहती, वो मोदी की सेवा में लगी हुई है। पता नहीं किसने ममता से भीख मांगी है, हमने तो कोई भीख नहीं मांगी। ममता खुद ही कह रही है कि वो गठबंधन चाहती हैं। हमें ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। इंडी अलायंस के बीच इस तरीके से भगदड़ मची है सीट शेयरिंग को लेकर। देखिए, जो अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि हमने भीख नहीं मांगी, उनको ये बोलने से पहले इनसे पूछ लेना चाहिए था सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से। भीख तो ये लोग मांग रहे थे ममता बनर्जी से। सोनिया गांधी गलवहियां कर रही थी मीटिंग के दौरान, राहुल गांधी ममता बनर्जी के बगल में बैठे थे, उनको प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा जा रहा था कि इसका नाम INDIA जो रखा जा रहा है वो आप ही बताइए, पेश कीजिए मीटिंग के दौरान। ये भीख तो ये लोग मांग रहे थे। सोनिया गांधी बार बार ये इंडिकेट कर रही थी कि ममता बनर्जी हमारे साथ काम की हैं, हमारे ही पार्टी की रही हैं, बाद में अलग हो गई हैं। इसलिए अधीर रंजन चौधरी को अपनी औकात का पता नहीं है, सोनिया राहुल को अपनी औकात का पता चल गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बिना इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये तो तय है कि ये आपस में भिड़ेंगे, लड़ेंगे और इंडी अलायंस जैसा कोई अलायंस होगा ही नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगी सिर्फ वही बातें रह जाएगी। जहां जहां कांग्रेस का पहले से दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस है, जैसे डीएम के साथ है कांग्रेस का अलायंस, तमिलनाडु में वो रहेगा, केरल में LDF और UDF है, तो UDF तो कांग्रेस का अलायंस है, वहां रहेगा। बिहार में महागठबंधन है, वहां भी संभावनाएं कम है। महाराष्ट्र में जो इन लोगों का अलायंस है एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ, वो भी बची रहेगी, ये मुश्किल दिख रहा है। तो इसलिए ये कांग्रेस का अलायंस हो सकता है, इंडी अलायंस यानी सारे विपक्षी पार्टियों का अलायंस तो संभव ही नहीं है। ये धीरे धीरे एक दूसरे से लड़ेंगे, भिड़ेंगे और चुनाव से पहले तय हो जाएगा, सब अपने अपने डपली अपना अपना राग गाते रहे और यही होने वाला है। जी, आखिरी खबर में बात भगवान राम पर दिए गए बयान की। एनसीपी यानी कि शरद गुट के विधायक जितेंद्र आह्वाड के भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। वे चुनाव के लिए श्री राम को ला रहे हैं, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में है। वहीं भगवान राम पर दिए गए इस बयान के बाद एनसीपी नेता पर बीजेपी और साधु संत हमलावर हो गए हैं। भगवान राम को आखिर ये लोग इतना मुद्दा क्यों बना रहे हैं और सनातन विरोधी इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर एक भावना है, वो फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इनको लगने लगा कि अब जिस तरीके से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, पीएम मोदी जा रहे हैं और ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये फिर हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ये तय होगा कि हिंदुस्तान में पहले से जो ये जबरदस्ती का सेकुलरिज्म थोपे हुए थे हिंदुओं के ऊपर, वही सेकुलरिज्म है या सेकुलरिज्म का वास्तविक परिभाषा पीएम मोदी ने गढ़ी है। ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर बहुसंख्यक हिंदू है तो उनके भगवान, उनके ईश्वर, उनके लोगों के लिए उनकी भावनाओं का भी कद्र किया जाना चाहिए और ये राम मंदिर से दिखाई पड़ रहा है। अब इन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि अब तक हमने क्या किया। महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने क्या किया, ये मराठाओं की राजनीति करते रहे शरद पवार। हिंदुओं को हर जगह पर जातियों में सबसे ज्यादा इन क्षेत्रीय दलों ने बांटा है। ये जातियों के आधार पर ही पार्टियां बनाई है और इसलिए अब लग रहा है हिंदू एकजुट हुए, हमारा अस्तित्व खत्म। इसलिए ये कहते हैं कि हमारे दिलों में राम है, तो दिलों में राम है तो जुबान पर रावण कैसे आ जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति कैसे आ जाती है। आपके माफी मांग लेने से मुद्दा खत्म नहीं होता। इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि तुम इस तरफ हो या उस तरफ हो। अगर किसी तरफ हो तो
पूरी तरीके से उस तरफ की बातें करो। ये बीच बीच में रहने से काम नहीं चलेगा और यही इन लोगों की परेशानी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।